नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो है एल्केनों के केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन और पायरोलाइसिस, इन सब की चर्चा विस्तृत रूप से हमने की। यहाँ तक कि अपने सारे ही प्रॉब्लम को अपने पिछली क्लासों में जो है डिस्कस भी किया। आज के वीडियो क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिहाइड्रोजनेशन, जिसे हम बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। देखो नाम से स्पष्ट है बच्चों यहाँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होना है। क्या होना है? हाइड्रोजन का निष्कासन होना है। तो निष्कासन में देखो किसकी उपस्थिति में होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम इसको पहले एक बार रीडिंग मार लेते हैं। एल्केनों का उत्प्रेरक जो है आपके कौन से उत्प्रेरक कौन कौन से? मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, सेलेनियम है। ये सारे के सारे कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मोलिब्डेनम हो गया आपका, वेनेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, सेलेनियम हो गया, सेलेनियम के ऑक्साइड हो गए, और एल्यूमिना की उपस्थिति में उच्च ताप पर जो है उच्च ताप कितना 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, पर गर्म करने पर संगत एल्कीन देते हैं। संगत एल्कीन से मतलब क्या है कि जितने आपके एल्केन में अपन ने ये लिया है और जितने कार्बन का अपन ने एल्केन लिया है वहाँ से हाइड्रोजन का निकल के उतने ही कार्बन की एल्कीन आपकी बनेगी। संगत एल्कीन देते हैं तथा हाइड्रोजन गैस के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो देखो ओवरऑल यहाँ हाइड्रोजन का निकलना तय है। जितने कार्बन का अपन ने एल्केन लिया है, जैसे हम यहाँ बात करते हैं एथेन अपन ने उपयोग में लिया है। एथेन आप यहाँ पर 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन की बैलेंस पूरी फुलफिल हो रही है। अपन ने यहाँ पर जो है उत्प्रेरक के रूप में टाइटेनियम, वेनेडियम, सेलेनियम और Al2O3, जिसे क्या बोलते हैं? एल्यूमिना बोलते हैं। तो इसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसे जब हीट करते हैं तो हीट करने पर आपका एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकलेगा, एक इससे निकलेगा, और H2 गैस आपके यहाँ से निकल जाएगी और प्रोडक्ट के रूप में आपको एथीन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एथीन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं यदि 6 अथवा इससे अधिक कार्बन परमाणुओं युक्त एल्केनों का उत्प्रेरक जो है क्रोमियम ऑक्साइड, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Cr2O3 और Al2O3 की उपस्थिति में उच्च दाब कितना होना चाहिए? 15 से 20 एटमॉस्फेयर एवं उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो एल्केनों का विहाइड्रोजनीकरण होकर चक्रीकरण हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आपके 6 से अधिक कार्बन संख्या वाले कोई एल्केन है, सीधी श्रृंखला युक्त एल्केन है, तो वो क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब और ताप 15 से 20 एटमॉस्फेरिक दाब और आपका हाई टेम्परेचर पर जब इनकी अभिक्रिया करते हैं तो ये एल्केनों जो होते हैं, जिनको अपन ने अभिक्रिया में उपयोग में लिया है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रूप में, उनका विहाइड्रोजनीकरण होकर वो साइक्लाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेते हैं। वो चक्रीकरण में भाग लेकर आपके एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जो एरोमेटिक प्रकृति के होते हैं, जिससे उत्पाद के रूप में हमें एरोमेटिक यौगिक प्राप्त होते हैं, चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। एरोमेटिक होने के लिए कोई भी यौगिक का समतल चक्रीय होना बेहद आवश्यक है और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का भी पालन करे तो वो एरोमेटिक होगा। जैसे हम बात करते और एक बात और बताया आपको कि ये जो प्रोसेस है, इस विधि को हम हाइड्रोसंभवन या हाइड्रोफॉर्मिंग अथवा एरोमेटिकरण कहते हैं। इस नाम से ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार पहले भी पूछा गया था कि हाइड्रोफॉर्मिंग क्या होती है, हाइड्रोसंभवन क्या होता है।
तो हाइड्रो संभवन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो जाता है और 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आधे नंबर में पूछ सकते हैं। देखो केमिस्ट्री में कोई भी कहीं से भी पूछ सकता है किसी भी तरीके से, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ अपन ने किया क्या है, एन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु युक्त आपकी जो है एन हेक्सेन ली है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अपन ने इससे बनने वाले प्रोडक्ट के जो है स्ट्रक्चर है उस आधार पर थोड़ा सा इसको समझने की दृष्टि से व्यवस्थित किया है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो आपका Al2 हो सकता है और Cr2O3 हो सकता है। क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 600 डिग्री सेंटीग्रेड 15 से 20 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है प्रेशर आपको लेना है और 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेना है। इस टेम्परेचर पर जब यह अभिक्रिया संपन्न होगी तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलेंगे, कहाँ से, यहाँ से, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे और इस प्रकार इस पूरे प्रोसेस में आपके टोटल 4H2 बाहर निकलेंगे और यहाँ पर आपका C6H6 बेंजीन आपका प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन निकले, एक बार बैलेंस कर लेते हैं इस चीज़ को। आपके हेक्सेन में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, आपका एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 यही होता है। कार्बन आपके जो हैं कितने हैं, 6, H कितना है 2, N कितना है इंटू 6 + 2, तो पहले क्या होगा बताएं आप मुझे, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे या 6 + 2 को ऐड करोगे, बताओ मुझे, बताओ 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 आप क्या करने वाले हो। 6 + 2 होगा या पहले ये मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो C6H12 + 2 तो C6H14 आपका क्या आ गया, एल्केन। ये किसका सूत्र है आपका, एन हेक्सेन का। अब एन हेक्सेन में से आपका C6H6 आपका क्या निकल गया, बेंजीन। तो भैया यहाँ देखो आप, ये 14 हाइड्रोजन हैं, 14 हाइड्रोजन में से 6 इसमें अभी हैं, तो कितने निकले, 8 हाइड्रोजन और आपके बचे, टोटल यहाँ पर 0, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर आपके बच रहे हैं। तो 8 हाइड्रोजन को हम 4H2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। तो देखिए अपन ने यहाँ पर जो है 4H2 यहाँ से रिमूव किए हैं, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होंगे। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपने एन हेप्टेन ले लिया है, क्या लिया, एन हेप्टेन। हेप्टेन में कितने कार्बन होंगे भैया, 7 कार्बन होंगे। कितने, 7 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ हैं और वही आपका उत्प्रेरक क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 600 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तापमान और 15 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर आपने लिया। तो इस प्रोसेस में आपका 4H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, टोल्यूइन प्राप्त होगा, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड। जरा हम बात करें इस रिंग की, ये समतल है, प्लेनर है, 4n+2 नियम का पालन करती है, इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड अधिक स्थायी होते हैं, तो ये अभिक्रिया भी आपकी बहुत आसानी से संपन्न होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी की ओर हर यौगिक या हर प्रोसेस होना चाहता है। जिधर स्थायित्व मिलेगा आदमी वहाँ दौड़ के जाना चाहता है। तो स्टेबिलिटी वाला जहाँ भी फैक्टर आ जाता है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रोसेस सामान्यतया हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो केमिकल रिएक्शंस हैं, या इसे हम कहेंगे अगली प्रॉपर्टी आपके एल्केनों की, वो है कॉम्बुशन या दहन, जिसे हम कहते हैं। दहन क्या होता है, देखो दहन आपने नाम तो सुना है। दहन जो है, जब एल्केनों का वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है
तो CO2 तथा H2O का निर्माण होता है व इसके अतिरिक्त इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी मुक्त होती है, जिसे दहन ऊष्मा या डेल्टा H के नाम से हम जानते हैं। गर्म करना या दहन करना या जलाना क्या है? या जलाना। हाइड्रोकार्बन है, ये स्वतः जलने की प्रवृत्ति रखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वतः जलने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे आपके घर में रसोई में काम में आने वाला गैस सिलेंडर में जो गैस होती है वो भी हाइड्रोकार्बन है। और जब उसका वायु की उपस्थिति में दहन होता है तो उससे जल और CO2 का फॉर्मेशन होता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा का उपयोग हम खाना बनाने में करते हैं। तो कॉम्बुशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको जो है हम अगली क्लास में चर्चा करें, क्योंकि यहाँ से सेपरेट क्वेश्चन आता है दहन से, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो लगभग आधे घंटे तक का हो जाएगा। तो दहन के बारे में हम चर्चा इससे अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पीछे जो भी अपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है, ये लास्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। जो पीछे वाले सारे रिएक्शंस है उनको एक बार सब रिव्यू करके आना, सब उसको पढ़ के देखना। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, पायरोलाइसिस, डीहाइड्रोजनेशन जो आज अपने डिस्कस किया है, तो इन्हें आप आराम से तैयार कीजिएगा, सही तरीके से लिख लिख के पढ़िए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी समस्या आपकी हो तो मुझे अवश्य रूप से बताइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।